बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला कश्मीर पर पहले 2 मरतबा मैं अपना नुक्ता नज़र आप तक पहुंचा चुका हूँ। उस पर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है, हज़ारों लोगों ने उसको देखा है और चंद एक ने लाइक किया है। और एक आदमी ने सिर्फ इतना कहा कि कश्मीर से आने वाले पानी अगर बंद हो जाए तो पाकिस्तान सारा थर बन जाएगा। मैं उस भाई से ये कहता हूँ कि पानी और हवा ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। दरिया जहाँ से बहते हैं, जहाँ से गुजरते हैं, ये उस कौम के होते हैं। जब तक ये दरिया कश्मीर से आते हैं तो कश्मीर के हैं, जब वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं पाकिस्तान के हैं, अगर वो हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं तो वो हिंदुस्तान के हैं। दरियाओं का पानी सिर्फ और सिर्फ मैदानी इलाकों में इस्तेमाल हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में उसका इस्तेमाल माशाए बिजली पैदा करने के और कोई इस्तेमाल नहीं है। लिहाजा ये कश्मीरियों को गलत बताया जा रहा है कि आपका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। आपने पानी को ड्रिल करके तो ज़मीन से नहीं निकाला। ये जो बर्फ़ पड़ती है, कोई आप वहाँ पे बर्फ़ नहीं पैदा करते, ये कुदरत ने पैदा की है और ये मैदानी इलाकों के लिए पैदा की है। आप इससे क्या फ़ायदा उठाएंगे? मैं दरिया के नज़दीक का रहने वाला हूँ मैंने दरिया का पानी पीता रहा हूँ, लेकिन मुझे तो दरिया सिर्फ वो पानी पीने के लिए और कपड़े धोने के अलावा मैं उसका कभी कोई इस्तेमाल नहीं कर सका। चैलेंज में उस भाई का जवाब दिया। मुझे फ़ोन भी आप कर सकते हैं, फ़ोन पे मुझसे बता तलब कर सकते हैं। ये कश्मीरियों को गलत बताया जा रहा है कि कश्मीर का पानी हिंदुस्तान ले ले तो फिर हमारे लिए ख़तरा है, अगर हिंदुस्तान ना ले तो कश्मीर का पानी पाकिस्तान के अलावा और हिंदुस्तान के अलावा किसी के काम का नहीं है। और ये पानी 2 दरिया हमारे हैं सिंतास के मुताबिक, और 3 दरिया इंडिया के हैं। इंडिया ने उन पे बांध बांध लिए, हमने भी झेलम पे बांध बांध लिया है, चनाब पे बांध नहीं सकते कि वो मैदानी इलाके में आ जाता है। लिहाजा पानी कोई इशू नहीं है। अगर कश्मीरी जो ये कहते हैं कि पानी हमारा है तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, उसे रोक के दिखाऊँ। बुलाओ अपने साइंसदानों को, जिनसे पूछो जी कि यहाँ क्या हम पानी बंद कर सकते हैं? अगर आप बंद कर सकते हैं मेरे भाई तो हमें बताएं जी, हम इस तरीके से बंद कर लेंगे तो हम उस पर गौर करेंगे। वरना आप इस बात पे गौर करें, पानी और हवा किसी की मलकियत नहीं होती, जो कुदरती चीज़ पैदा होती है। आपकी चीज़ वो है जो खुद आप निकालते हैं, जो आप अनाज पैदा कर रहे हैं, जो दरख्त पैदा कर रहे हैं, ये आपके हैं। और इसके अलावा वहाँ पे आपको पैदावार करते हैं वो आपकी है। लेकिन जो कुदरत की तरफ से जो चीज़ मिली हुई है वो चीज़ हवा और ख़ास करके पानी उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, और जहाँ से वो गुजरता है ये उसका होता है। लिहाजा आप गलतफहमी में ना रहे और किसी साइंसदान से पूछें जी कि अगर हम ये पानी रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, तो फिर हम आपकी बात पे भी गौर करेंगे कि यार हम आपसे पानी खरीदेंगे। आपका सिर्फ एक है कि वो मंगला डैम, जिसमें हमने बेपनाह आपको पैसे देके आपसे जगह खरीदी है, उसके बदले नहरी ज़मीनें दी हैं, वो को ऐसे नहीं आपने दे दी है, वो उन मुतासरीन का है। उनसे जाके पूछे ना कि आपने इस डैम से क्या फ़ायदा उठाया है। लिहाजा ये आप अपनी भूल निकाल दें दिमाग से। पाकिस्तान आपका मोहताज नहीं है, पाकिस्तान आपका मोहताज नहीं है। इस मसले में शिद्दत क्यों? अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मसले में ये आम सा मसला था, जैसे हांगकांग का मसला था, जैसे मैकाओ का मसला है, जैसे ताइवान का मसला है, जैसे फ़लस्तीन का मसला है, ऐसे ये कश्मीर का मसला भी था। इसमें शिद्दत क्यों पैदा हुई? मुझे इस बात की ये समझ आई कि हैदराबाद और जूनागढ़ ने जब पाकिस्तान से महाराजों ने हलाक किया तो वहाँ की आवाम ने, जो अक्सरियती हिंदू थे, उन्होंने हिंदुस्तान में दम होने का फैसला किया। बदकिस्मती से सर शाह नवाज भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म थे जूनागढ़ के। उन्होंने हिंदुस्तान को ख़त लिख दिया कि जूनागढ़ को जब कब्जा हो गया तो जूनागढ़ को हम छोड़ते हैं, आप कश्मीर को छोड़ दें। इंडिया ने इस बात को ना माना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सर शाह नवाज को बहुत ही तनकीद की गई कि आपने जूनागढ़ क्यों कहा, जूनागढ़ हमारा है। इसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके बेटे 16-18 साल की उम्र के होंगे, उन्हें बड़ा शिद्दत रंज पहुंचा कि मेरे बाप की बड़ी बेइज्जती हो गई है। उसके बाद जब वो वजीर बने तो मुख्तलिफ वजारतों में होते हुए
जिस वक्त वो बन गए हमारे वजीर खारजा, बस उस दिन हमारी बदकिस्ती शुरू हो गई। उन्होंने ये तय किया कि अब मैं जूनागढ़ का हिंदुस्तान से बदला लूंगा और कश्मीर को हम आज़ाद कराएंगे गुरिल्ला जंग करके। उसका नतीजा क्या निकला कि सन 1965 में जो जंग हुई है उसकी बुनियादी वजह वो ऑपरेशन जबलाटर था कि जिसके पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिमाग चल रहा था, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान ने हमला कर दिया लाहौर पे और सियालकोट पे। तो उसके बाद पाकिस्तान ने जब हमला कर दिया तो हमने वो जो इस तरफ से कश्मीरी फौजी सिविल कपड़े पहन के गए थे उनको वापस बुला लिया और 17 दिन बाद जंग बंद हुई। लेकिन उसमें एक और पाकिस्तान को सख्त नुकसान पहुंचा उस जंग की वजह से। हुआ यूं कि जिस वक्त जंग शुरू हुई तो मशरकी पाकिस्तान में हमारी फौज चंद हजार थी। आप गौर करें कि 65 के बाद हमने फौज में बेपनाह इजाफा किया है, लेकिन इसके बावजूद वहां पे 71 में सिर्फ 34,000 फौज थी। उस वक्त एक ब्रिगेडियर कमांड कर रहे थे जिसमें मेरी समझ तक 10-12 हजार से ऊपर फौज हो। तो बंगालियों के तोते उड़ गए। तो उन्होंने सोचा कि अगर इंडिया ने इस तरफ से हमला कर दिया तो हम तो इंडिया के गुलाम हो जाएंगे, और गुलामी जो है वो इतनी खतरनाक होगी, जब फातेह फौज हमारे इलाके से गुजरेगी ना हमारी इज्जत महफूज रहेगी ना हमारा माल महफूज रहेगा। जिसका नतीजा क्या निकला कि बांग्लादेशियों ने यह फैसला किया कि हमने मगरबी पाकिस्तान वालों ने कश्मीर को नहीं छोड़ना और हम कश्मीर की खातिर दोबारा गुलाम हो जाएंगे। इसका एक ही हल है कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाएं, ताकि हम उस मकसद की तरफ जाएं कि जिसके लिए हम अलग हुए थे। मकसद ये था कि हम लोगों को इंसाफ देंगे, तालीम देंगे, अपने मुल्क को संवारेंगे, माशी तौर पे मजबूत करेंगे। जिसका नतीजा आज ये है कि बांग्लादेश इन पॉलिसियों पे चलकर आज उसके 70% का $1 है, और हम कश्मीर की खातिर अपनी पॉलिसी को चलाकर, गलत पॉलिसी को चलाकर, गलत जगह खराजात करके आज हमारी हालत ये है कि हमारा डॉलर जो है 102 रुपये का है। क्या कोई बांग्लादेश में हमसे ज्यादा पैदावार है? सिर्फ फर्क इतना है कि बांग्लादेशी हुकूमत का गैर पैदावारी अखराजात उसकी मैशत के अंदर है, और हमारे जो गैर पैदावारी अखराजात हैं वो इतने ज्यादा है कि उनको पूरा करने के लिए अपनी कौम को जहर रखना पड़ रहा है। उन तक हमारी तालीम नहीं पहुंच रही। उन अखराजात को पूरा करने के लिए हमें सेहत के लिए फंड नहीं रख सकते कि अपने हमारी आवाम जो है बीमारियों का इलाज हो सके। हम इंसाफ के लिए उस तादाद में अदालतें नहीं बना सकते कि जिससे लोगों को बरवक्त इंसाफ मिले। हम पुलिस को वो सामान नहीं मुहैया कर सकते कि जिसको लैस होकर वो गैर कानूनी लोगों के साथ मुकाबला कर सके। अगर आज आप देखें जो दहशतगर्दी की लहर है, तो मैं तमाम भाइयों बशमोल कश्मीरियों से कहता हूं कि जब किसी दहशतगर्द की आप तस्वीर देखते हैं तो आपको लगता नहीं कि ये शख्स जो है अनपढ़ है। फिर मैं जो पाकिस्तान की पॉलिसी साझेदार है उनसे ये पूछता हूं कि इन दहशतगर्दों की तहकीक करें कि इन तक हमने तालीमी अदारे बनाए थे कैसे, जैसे आजाद कश्मीर में बनाए हैं। आजाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है कि जिसमें स्कूल ना हो, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिसमें अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाना चाहे तो उसे मीलों पैदल चलना पड़ेगा। लिहाजा वो आदमी, उसका वालिदैन ये समझते हैं कि चलो जी स्कूल तो नजदीक नहीं है, हम मस्जिद में भेज देते हैं। अपने जो हमारे मस्जिद के इमाम हैं वो मेरे बच्चे को दीनी तालीम दे देंगे। आज जिसका नतीजा ये निकला है कि हमारे देहात के नौजवान नाखवानदा होने की वजह से उनको ना सर्विस मिल रही है, ना ही उनको कोई भी शख्स, उनको कोई भी जो है गलत आदमी उनको अपने इस्तेमाल में ला सकता है, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत मशरूत होती है, गैर मशरूत नहीं होती। उस नौजवान को मुल्क से मोहब्बत होती है कि जिस नौजवान को उसके जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो रियासत उसे मुहैया करे। अगर रियासत उसे नहीं मुहैया करती तो वो यकतरफा तौर पर रियासत के खिलाफ काम क्यों ना करे।
वो ये रियासत से बगावत क्यों ना करे। उसे मुझे कोई शख्स ये समझाए कि वो शख्स जो देहात में पैदा हो गया है और वो कहीं शहर में आकर नौकरी करना चाहता है, उसको इतनी तनख्वाह नहीं मिल सकती कि वो शहर में आकर अपना गुजारा कर सके। वो शहर में वही गरीब रह सकता है कि जिसका पूरा खानदान शहर में हो, सारा खानदान मिलकर रोटी ले गया और रात को बैठ के खा ले, इसके अलावा कुछ नहीं है। लिहाजा 10 करोड़ लोग जो हैं, जो गुर्बत से नीचे हैं, वो मुहब्बे वतन नहीं रह सकते। उनको मुहब्बे वतन नहीं रखा जा सकता। वतन से मोहब्बत वही करेंगे कि जिनको बीमार को दवाई मिल रही है, जिसके नौजवान को तालीम मिल रही है, जिसको इंसाफ मिल रहा है, वो वतन से मोहब्बत कर सकता है। वो मोहब्बत नहीं कर सकता कि जिसके पास पैसे ना हो, वो कोई भी बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो नहीं हासिल कर सकता। लिहाजा मैं फिर आता हूँ, इस सारी सूरत का जिम्मेदार जो है, ये सन 65 से पहले ये हालात नहीं थे। हर शख्स मुतमईन था, मुल्क से मोहब्बत करता था, और ये वही अवाम थी। जब 65 में हमारी अपनी गलती की वजह से जंग हुई तो लोग लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर वो बॉर्डर पे चले गए थे, फौज के साथ कंधे से कंधा मिला लिया था। लेकिन 71 में ये सूरत नहीं थी और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। लिहाजा वक्त है कि हम अपनी पॉलिसियां तब्दील करें। कुछ नहीं होता बजाय इसने कि हम एक बड़ी मुश्किल में जाकर मुड़े, हम आज ही मुड़ लें। मुझे बताएं ना, रूस ने कौन सी गलती कर ली है उस सर्द जंग से निकल के, अमेरिका से दुश्मनी खत्म करके कौन सी गलती कर ली है? उसे क्या नुकसान हुआ है? उसकी कौन सी बेइज्जती हो गई है? कोई बेइज्जती नहीं होती। कोई भी शख्स जो अपनी पॉलिसी बदलना चाहे बदल लेनी चाहिए। हिंदुस्तान के साथ हमारा कश्मीर के अलावा कोई झगड़ा नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिल से नहीं तस्लीम किया, वो गलत कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कांग्रेस सियासी जमात ने दिल से तस्लीम किया तभी हम अलग हो सके हैं, वरना ना हो सकते थे, नहीं हो सकते थे। कांग्रेस ने हमें तस्लीम किया। एक छोटे से उस वक्त एक ग्रोह जो मजहबी इंतहाब पसंद था हिंदुओं का, जो ये कह रहा था बाल ठाकरे टाइप कि जी अखंड भारत होना चाहिए, सिर्फ उनमें इंतहाब पसंद नहीं है, हम में भी मौजूद है जो ये कहते हैं जी हमने दिल्ली पे झंडा लगाना है। ये कौन लोग हैं? क्या पूरी पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि हम दिल्ली पे झंडा लगाएं? नहीं, चंद लोग चाहते हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी जो लोग कहते हैं ये अखंड भारत होना चाहिए, वो सारा हिंदुस्तान नहीं है। वो पे चंद लोग हैं जो ये चाहते हैं। जहां तक तल्लक है बीजेपी का, बीजेपी जो है अब हुकूमत में आई है, अब उसे समझ आएगी कि हमें कौन सी खारजा पॉलिसी रखनी चाहिए। मुझे इस बात पे इंतहाई रंज है कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी सियासी हुकूमत के ताबे है। यहां पर खारजा पॉलिसी स्टैब्लिशमेंट के ताबे है। स्टैब्लिशमेंट को मैशियत के बारे में कुछ पता नहीं है, उनका ये शोभा ही नहीं है। और खारजा पॉलिसी जो है वो मैशियत की हालात को मद्देनजर रख के बनानी चाहिए। अगर वो नहीं बनाएंगे तो आपस में वो मेल नहीं खाएगी कि खारजा पॉलिसी कुछ और करेगी, मुल्की हालात कुछ और होंगे, लिहाजा वो मुल्क टूट सकता है। आज मैं दावे से कहता हूं, इस पर गौर करें हिंदुस्तानी अवाम भी और पाकिस्तानी अवाम भी, कि आज जो इन दोनों मुल्कों के अंदर अलहदगी की तहरीकें हैं, उसकी वजह कश्मीर है। इसलिए कि हिंदुस्तान अपनी अवाम का पेट काट के कश्मीर पे खर्च कर रहा है। अगर दिल्ली में कोई चीज 20 रुपए किलो है तो कश्मीर में 10 रुपए किलो मिल रही है। तो लोग सोच रहे हैं ना हिंदुस्तान के कि भाई हमारे हकूक कहां पे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जो है कश्मीरियों के मुकाबले में हमारी जो मियार जिंदगी है वो नीचे चला गया है। कश्मीरी हमसे बेहतर हो गए हैं। मैं अपने गांव जाता हूं, मेरा गांव दरिया के इस तरफ है, कश्मीर दरिया से पार है। मेरे गांव में सड़क नहीं है। मुझे अपने गांव में जाने के लिए दाने गली पुल से कश्मीर दाखिल होना पड़ता है। फिर कश्मीर से सड़क जो सीधी मेरे गांव के सामने आती है, मैं वहां से कश्ती मंगाता हूं, दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होता हूं।
मुझे इंतहाई दुख होता है कि 47 में हम दोनों इलाके एक जैसे थे। आज वहां पे स्कूल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहां पे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है। मेरा स्कूल जो है उसमें प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं जाता, इसलिए कि सड़क नहीं है। जब सड़क नहीं होगी तो कोई भी, मेरे गांव का एक आदमी जिला रावलपिंडी तहसील कलर का, उसके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो उसने सोचा कि मैं इसके लिए पैसे जमा करूंगा, साथ साथ जो जो बच्ची बड़ी होगी तो मैं उसकी शादी कराऊंगा। तो उसने 500 के नोट जमा करने शुरू किए। 50,000 जब उसके पास हो गया तो वो लेके जब मार्केट में गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये नोट खत्म हो चुके हैं। उसको इतना पता नहीं, वो कोई किसी बहुत ही बैकवर्ड जिला रावलपिंडी का गांव है। सिर्फ क्या वजह है, वहां पे ना सड़क थी ना बिजली थी। बिजली अब लगी है, वो भी मैंने भूख हड़ताल की थी। वो मैंने कहा खुदा के लिए कश्मीरियों को बराबर हमें बिजली दे दें, क्योंकि कश्मीरियों की लाइटें हमें दुख देती है। हमारे बच्चे साथ ही कंट्री में चले गए हैं कि सामने बिजली है और इस तरफ नहीं है। तो अल्लाह भला करे, नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब ने शहर सरकार अब्बासी की जो हमारे MNA हैं उनकी डिमांड पर 18 करोड़ का फंड जारी किया, तब जाकर हम बिजली के मामले में आजादी के बराबर आए हैं, वरना हम तो अंधेरे में थे। मेरे गांव पे एक आदमी कहता है, राजा जी पारू गड्डी एशनी तो माड़े बेड़े लो लो ही किशनी, यानी उससे रोशनी उस वक्त मिलती है जब कश्मीर में कोई गाड़ी आती थी। आज मैं दावे से कहता हूं कि कश्मीर एक फलाई रियासत है, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। पाकिस्तान जो है बचाने का एक ही तरीका है कि हम इसको दोबारा फलाई रियासत बनाएं, फौज में इतनी डाउन साइजिंग करें कि हमें किसी मुल्क की लड़ाई ना लड़नी पड़े अखराजात की वजह से। ये लड़ाई हमें बहुत महंगी पड़ती है। ये लड़ाई जो हम किसी के लिए लड़ते हैं, कल हमें अपनी आवाम से लड़नी। आज हम अपनी आवाम से लड़ रही है, हमारी फौज उसके हाथों शहीद हो रही है। ये गौर करने वाली बात है। किसी भी लड़ाई से पीछे हट जाना शिकस्त नहीं है। शिकस्त उसमें होती है कि जब आप लड़ाई को जारी रख के मजबूरन हथियार डालते हैं। ना करें, उस तरफ ना जाए। रूस से सीखें, रूस से सीखें, कुछ नहीं होता। हम अगर इंडिया के साथ एक ऐसा असूल बना लें कि जियो और जीनो दी की पॉलिसी, कि ना तुम्हें हम कुछ कहेंगे ना तुम हमें कहो। कश्मीर को हम तो छोड़ते हैं, तुम छोड़ो, तुम जानो और कश्मीरी जाने। हम अखलाकी उनकी मदद करेंगे। लिहाजा अब हम सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने मरीजों को दुआ देंगे, अपने मजलूमों को इंसाफ देंगे, ताकि पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम हो। लोग ही इसकी हिफाजत कर सकते हैं, एटम बम नहीं कर सकता। अगर एटम बम कर सकता होता तो सोवियत यूनियन को बचा लेता। मैं आज ये कश्मीर पे मेरी ये आज तकरीबन आखिरी बात है। इसके बाद मैंने कालाबाग डैम पे बात करनी है कि कालाबाग डैम कैसे बन सकता है, उसका मैं हल बताऊंगा। मैं तमाम भाइयों से ये कहता हूँ कि आप, मैं देख रहा हूँ कि मुझे हज़ारों लोग जो है मेरी इस बात को सुन रहे हैं। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, लेकिन इतना है कि अपनी राय से भी मुझे नवाजें। अगर आप समझते मैं गलत हूं तो उस गलती की निशानदेही करें ताकि मैं उसकी वजाहत कर सकूं, या मेरी हमायत करें कि आप ठीक कहते हैं, और मेरी बात को दीगर जगहों में फैलाने की कोशिश करें। मैं तमाम सियासी जमातों को भी दावत देता हूं कि वो मेरी इस बात पे गौर करें और अपना नुक्ता नजर बनाएं। एक कदम पीछे हटने से कुछ नहीं होता। गिरता नहीं है इंसान, गिरता उस वक्त करता है कि जब हड्डरम हो जाए, जिद्दी हो जाए, तो फिर उसका अंजाम वही होता है जो दीदी को मुगा होता है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, एक बार फिर आपका शुक्रिया। और इसके बाद मैं कालाबाग डैम का हाल बताऊंगा।